हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, फिज़िक्स का पेपर हो गया आप लोगों का। और इसमें जो है मैंने पेपर ऑब्ज़र्व किया है आप लोगों का, तो उसमें मुझे ये बातें समझ आई कि पेपर इजी टू मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। तो पेपर तो ओवरऑल मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा है पेपर। तो अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ाई करी है, अगर आपने अपने टेस्ट बराबर दिए हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं कॉलेज के या क्लासेस के, अगर आपने टेस्ट बराबर दिए हैं और अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी है, तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे। ऐसा है, ठीक है ना। तो पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है, ठीक। और कई सारे डेरिवेशंस जो है मैंने जो बताए थे उनमें से आए, है ना। तो कई सारे ऐसे डेरिवेशंस आपको मिलेंगे जो मैंने बोला था कि आ सकते हैं पेपर में, और वो आए भी पेपर में, ठीक है। सरफेस एनर्जी वाला डेरिवेशन और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और उसका एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। मैंने कहा था दो ही डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट वाले, एक आइसोथर्मल का वर्क डन और एक एडियाबैटिक का वर्क डन। तो क्वेश्चन आ गया आइसोथर्मल का वर्क डन निकालने के लिए। और इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव अभी कराया था आपको मैंने, एक दो दिन पहले आ गया ये, ठीक है ना। ये सब भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आइए, मेयर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने डिराइव कराया था आपको, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलो भाई, और अगर आपने टेस्ट दिए होंगे हमारे यहाँ पर आमिर सैद इंस्टीट्यूट में, जो हम लोग ने बच्चों को गेस्ट पेपर्स दिए थे और जो हमारे प्रीलिम के पेपर थे, ऑलमोस्ट पेपर उसी में से, अगर कोई बच्चा उसको भी ढंग से तैयार करके चले जाता तो बहुत अच्छे से वो स्कोर कर सकता था। आइए मैं आपके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लूँ। तो ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। एक डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बहुत बेसिक सा सवाल। वो क्या होता है, mr²/2 होता है। मैंने बोला था ना, जो आपका यहाँ पर रिंग का डायमीटर वाला और डिस्क का सेंटर वाला सेम है फॉर्मूला, mr²/2। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो आपको मेरा स्टेटमेंट याद होगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछा है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1L1T-2 डिवाइडेड बाय L का लेंथ का L1, तो m1T-2। तो डी ऑप्शन बनेगा इसका। इसका बी बना, इसका डी बना। फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी एडजेसेंट एंटी नोड। तो अपने को पता है स्टेशनरी वेव में ऐसे लूप्स बनते हैं, तो एक नोड और एक एडजेसेंट एंटी नोड, ये एंटी नोड है और ये नोड है, इनके बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है π/2। 90 का फेज डिफरेंस होता है। कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो भाई, ये भी क्लियर है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, ठीक है। बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। एक गैल्वानोमीटर को अगर आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलली एक शंट लगाना पड़ता है। शंट मतलब एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस। शंट मतलब एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, कि करंट यहाँ से आए और गैल्वानोमीटर में से ना जाए, मैक्सिमम करंट इसमें से निकल करके वहाँ चले जाए, ताकि गैल्वानोमीटर ना जले। क्या आपको बात समझ आ रही है। तो बेसिकली यही इसका फंडा होता है कि आपको एक शंट लगाना पड़ता है, और शंट जो है इट हैज़ अ वेरी लो वैल्यू, स्मॉल वैल्यू होता है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस और इन पैरेलल विद इट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो भाई, ये वाला एक सवाल है जो जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो है कैसा है सवाल, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज डबल्ड। फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग क्या कर देंगे, दो गुना कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, दो गुना कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी। तो बच्चा सोचता है कि डबल हो जाएगी, तो आइए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ये शुरुआत में न्यू मान लेते फ्रीक्वेंसी थी। अब बाद में जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, एच दो गुना हो गई, तो 2 न्यू माइनस न्यू नॉट हो गई, 2 न्यू माइनस न्यू नॉट हो गई, है ना। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब बच्चा सोचता है कि ये तो डबल हो गई, डबल नहीं हो गई। आप गौर से देखिए इसको, एच को अंदर मल्टीप्लाई करो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया। इधर एच को मल्टीप्लाई करो, 2h न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया। अब ध्यान से सुनना, मान लो एच न्यू का वैल्यू 10 है,
और एच न्यू नॉट का वैल्यू 4 है, तो 4 10 माइनस 4 कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करो, ये आया 2 इंटू एच न्यू का वैल्यू 10 है, माइनस एच न्यू नॉट का वैल्यू कितना माना अपन ने, 4 माना, तो हो जाएगा 20 माइनस 4 कितना आया, 16। तो जो 6 पहले काइनेटिक एनर्जी आ रही थी उसका डबल करेंगे तो 12 होती है। तो जो अब काइनेटिक फ्रीक्वेंसी को डबल करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो बेसिकली डबल से भी ज़्यादा आ रही है, तो मोर देन 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू से के 2 गुना से भी ज़्यादा होगी। बात समझ आई? तो इस जो मैंने आपको तरीका बताया है इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली वो 2 टाइम्स नहीं होगी, 2 गुना यानी 2 टाइम्स से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वापस से वो उसी स्टेट पे रिटर्न हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पहले था बाद में घूम फिर करके वही हो जाएगा, तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर सेम हो जाएगा तो अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, तो डेल्टा यू क्या होगा, फिर 0 होगा इसके अंदर, है ना। जब टेम्परेचर सेम रहा वापस से वही आ गया तो इंटरनल एनर्जी वही होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू कहता है। अब डेल्टा यू तो चला गया तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू, डी ऑप्शन बनता है आपका। बात समझ आई? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आगे आगे क्या है, आगे है current in a coil changes from 50 ampere to 10 ampere in 0.1 second. The self inductance of the coil is 20 Henry. The induced EMF in the coil, induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस वाले केस में, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, तो L कितना है, आइए उसको समझते हैं। L है 20, डी आई मतलब चेंज इन करंट, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाई डी टी मतलब जो भी टाइम लिया गया। ठीक है, तो 20 एल लिखता हूँ अभी, 20 इंटू फाइनल करंट कितना है 10 है, इनिशियल कितना है 50 है। ठीक है ना, इसको माइनस हटाने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन ले लेना ताकि यहाँ पर नेगेटिव ना आए। 10 माइनस 50 डिवाइड बाई टाइम कितना होगा 0.1। क्या आप समझ गए? आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा इसको देखो, ये यहाँ पर माइनस है तो 10 माइनस 50 विल भी माइनस 40, फिर वो माइनस ये माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, तो 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय ये होगा 10⁻⁻1, ऊपर जाके 10⁻1, तो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और 10⁻3 मतलब 8000 वोल्ट आएगा ये। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अगर आप अपने महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपके पेपर्स चल रहे हैं, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिशर्स आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर्स की बुक। तो ये सैम्पल पेपर्स की बुक जो है ये बेसिकली आपके लिए एक ऐसी तरीका प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। आज का पेपर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी सैम्पल पेपर्स की बुक से आए थे, बहुत सारे सवाल पेपर में। तो अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं सैम्पल पेपर्स की बुक को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ सेकेंड पेंडुलम व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो ये एक्स का वैल्यू हो गया, एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। वेलोसिटी, टाइम पीरियड, सेकेंड पेंडुलम बोला है, सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, समझे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना होगा ये हो जाएगा 100 माइनस 36, 64 मतलब 8 बनेगा, ये दोनों कैंसिल तो 8 पाई आएगा, समझे आप। ये होगा 64, 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर लास्ट क्वेश्चन, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस
1.2 सेंटीमीटर। 20वें ब्राइट बैंड की जो डिस्टेंस होता है वो 20x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके बराबर आ रहा है? ये 1.2 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ इज 1.2 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक है ना। तो फ्रिंज विड्थ जो आपको मिल रही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रिंज विड्थ जो आपको मिल रही है 12/20 इंटू 10⁻⁻1। 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 0.6 ज़ा। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई? 0.6 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया फ्रिंज विड्थ। क्या आपको क्लियर है? ये फ्रिंज विड्थ आ गई। अब अपने को पूछा है कि विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप द डिस्टेंस ऑफ 38 ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जब 20वें ब्राइट बैंड का 20x था तो 38 ब्राइट बैंड का कितना होगा? 30x होगा। वही डिस्टेंस पूछा है। तो 30 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻1, ये 10⁻+1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये भी बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।